अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तालिब इल्म दोस्त व अहबाब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो कुछ अर्सा पहले मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट दी थी कि मैं कोरोना के दौरान, ये जो स्कूल बंद है, इस दौरान मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि तालिब इल्म कम अज़ कम किसी तरीके से तालीम के साथ मुंसलिक रहें। तो मेरे जहन में तो यही था कि ऑनलाइन क्लासेस मैं लूँगा, वो थोड़ा इजी भी रहेगा। लेकिन एक्चुअली हमारे तालिब इल्म, असल में वो ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों ने कभी ली ही नहीं। तो उनको ऑनलाइन ये जो एप्लीकेशन है ज़ूम या इस तरह की, शायद कुछ और भी एप्लीकेशंस होंगी, तो उनमें कनेक्ट, इवन के मीटिंग ज्वाइन करना, ये वो भी बहुत मसला है। तो तलबा को नहीं आता। हालांकि मैंने ट्रायल के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 1-2 दिन पहले ट्राई भी की, लेकिन उनको समझाना बहुत मुश्किल था। हाँ, ऐसा हो सकता था कि कहीं पर इन जो जो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहता है उन सबको बुलाकर कहीं पर बिठाते, फिर उनको तरीका सिखाते जूम के ज़रिए कनेक्ट होने का, तो फिर शायद उनको आ जाए। वरना एक तो क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि बेसिक ग्रामर में पढ़ाऊँगा ऑनलाइन। तो वो ज़्यादातर लड़के 6th 8th 9th के इस तरह के थे, तो उनको ऑनलाइन कनेक्ट होने में वाकई दुश्वारी होती। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना किसी तरीके के लेक्चर्स वगैरह मैं अपलोड किया करूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इस बारे में मुझे ख़ुद को भी इतना आइडिया नहीं था। मैं नेट पे सर्च करता रहा और एक ये तरीका ढूंढा है, तो पहला वीडियो बना रहा हूँ। इसको थोड़ा मुख्तसर भी रखूँगा, देखते हैं कि किस तरीके से ये अपलोड होगा, कितने MBs का बनता है, डाउनलोड भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नेटवर्क का भी हमें पता है यहाँ का। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश होगी, कोशिश भी करूँगा इम्प्रूव करने की, कि कोई और तरीका अगर बेहतर इससे मिल गया तो फिर उस तरीके से स्टार्ट कर दूँगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक किसको कहते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैंने अपने टीचर से पढ़ा है कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक जो है, वो बुनियाद जो है, वो एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस हैं, पैसिव वॉइस के 8 टेंसेस हैं, फिर 3 बी फॉर्म्स हैं, उनको हम 2 बी टेंसेस भी कहते हैं, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पे होता यह है कि अक्सर तालिब इल्मों को सिर्फ एक्टिव वॉइस पढ़ाया जाता है, फिर उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सिर्फ सिखाया जाता है। तो डायरेक्टली अगर पैसिव का जुमला आ जाए, मिसाल के तौर पर आम खाए जाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। उनको पता ही नहीं कि भाई अब इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर हो जाएंगे, और जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी या कुछ भी। लेकिन मेरे ख़्याल में होना तो ये चाहिए कि 12 एक्टिव के टेंसेस पढ़ाए जाएं, उसके बाद पैसिव के 8 जो टेंसेस हैं वो भी उसी तरीके से ही पढ़ाए जाते हैं जिस तरह से एक्टिव के टेंसेस पढ़ाए जाते हैं। फिर ये जो 3 बी फॉर्म्स हैं, 2 बी टेंसेस हैं, वो पढ़ाए जाते हैं। और फिर हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, तो इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो अगर एक तालिब इल्म को इन 4 चीज़ों में अगर एक मुकम्मल अबूर आ जाए, तो यूँ समझे कि वो ही इज़ एट होम इन इंग्लिश। हम कह सकते हैं कि अब उसको इंग्लिश आना शुरू हो गई है। तो ये बेसिक है, बुनियाद है। और टेंसेस से पहले जाहिर सी बात है, आगे चलते हैं, सेंटेंस को समझना चाहिए, जुमला, कि भाई जुमला क्या है, क्योंकि फिर यही जुमले ही हैं जो मिलकर इनसे पैराग्राफ बनता है, फिर पैराग्राफ से एसेज बनते हैं, इसी तरह। तो सेंटेंस को पहला, मेरा जब भी कोई भी लेक्चर होता है तो मैं उनको सेंटेंस समझाता हूँ, और सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं जुमले के हिस्से,
ये मैंने डेफिनेशंस तो लिख दी हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है कि सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, कि जुमला जो है वो अल्फाजों का मजमुआ है जो मुकम्मल माना दे, यानी कि उसमें कोई बात मिसिंग ना हो, कोई ऐड करने की ज़रूरत ना हो। जुमला छोटा भी हो सकता है, 2 अल्फाज पर मुश्तमिल भी हो सकता है, जैसे कि कम हेयर, ये कंप्लीट जुमला है, यानी कि इधर आओ, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर जुमला बहुत बड़ा भी हो सकता है कि मैं, अहमद और असगर रोज़ाना बाज़ार में जाकर किसी होटल में चाय पीते हैं, ये भी एक जुमला है। तो जुमला जो है मुकम्मल माना देता है। क्यों? क्योंकि फिर दूसरी चीज़ें आती हैं, एक है फ्रेज़, फिर है क्लास। इस वजह से जुमले को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेज़ और क्लास को हम लोग पढ़ेंगे जब, ज़ाहिर सी बात है इनका वक्त आएगा। तो डेफिनेशन जो है सेंटेंस की वो यही है। फिर बात आती है जुमले के हिस्सों की, कि भाई जुमले के कितने हिस्से हैं। तो अगर डिटेल में बात की जाए तो जुमले के 8 या इससे भी ज़्यादा हिस्से हो सकते हैं, लेकिन बिगनिंग क्लास में ही अगर जुमले के 8 हिस्से पढ़ा दिए जाएं तो मेरे ख्याल में उनको ठीक से समझ भी नहीं आता, सही से पता भी नहीं चलता उनको। अगर मैं अभी से ही बता दूं कि भाई एडवर्बियल्स भी लगते हैं, जो है एडजेक्टिव आ सकता है, कम्प्लीमेंट आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। कोई भी जुमला हो इंग्लिश का, बुनियादी 3 चीज़ें जो उसमें रहती हैं वो कौन सी हैं जो ज़्यादातर जुमलों में आती हैं? तो वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये इनकी तरतीब भी हमेशा यही रहती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। उर्दू में भले इसकी तरतीब कुछ भी है, हालांकि उर्दू का भी कोई जुमला होगा वो भी ग्रामर के ही हिसाब से लिखा हुआ होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जब हम उस उर्दू के जुमले को इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखने की तरतीब यही होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरतीब से लिखते हैं। बुनियादी 3 पार्ट जो हैं वो ये हैं। दूसरे पार्ट्स भी हैं वो अलग हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि एडवर्बियल्स बहुत आते हैं, एडवर्ब्स बताते खुद आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं बहुत सारे। तो डेफिनेशंस मैंने इन तीनों की लिख दी हैं, पढ़कर बताने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो वो अगर किसी ने इनकी जो है डेफिनेशंस याद करनी है तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, वरना इनकी हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने अल्फाज में उर्दू में अगर मैं बता दूं कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। कोई भी जुमला हो हम ये देखेंगे कि भाई इसमें काम कौन कर रहा है, ठीक है, या किसके बारे में है ये जुमला। तो जिसके बारे में ये जुमला होगा, जो काम कर रहा होगा, एक्टिव के जुमलों में सब्जेक्ट जो है वो काम करता है। फिर उसके बाद जो पैसिव पढ़ेंगे उसमें फिर जो है सब्जेक्ट वो काम नहीं करता, उस पर उल्टा काम हो रहा होता है। तो इन शॉर्ट, क्योंकि शुरू में हम लोग एक्टिव वाइज ही पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द वन हु डज द वर्क। जुमले में काम करने वाला जो भी होगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद है वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को। अब वैसे तो इसकी भी डेफिनेशन बहुत लंबी है, लेकिन कम से कम ये कहना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब कहते हैं काम या हालत को। हालत भी यहाँ पर कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ अगर हम लोग काम बोल दें तो मिसाल के तौर पर चाइल्ड इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, यहाँ पे इज़ जो है वो वर्ब है, तो भाई ये एक्शन तो नहीं हुआ, अमल तो नहीं है, काम तो नहीं है। या जैसे कि टू बी टेंसेस के जुमले आते हैं, इस वजह से ये बोलना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि वर्ब जो है वो काम या हालत को कहते हैं। ज़्यादातर वो काम ही होता है। और काम किसे कहते हैं? कि वेयर देयर इज़ ए मूवमेंट, जहाँ पे हरकत हो, हाथों की, टांगों की स्पेशली, या फिर इवन कि आप जो देखते हो वो भी हरकत है, सोचते हो वो भी। तो
काम या हालत को कोई भी जुमले में जब आप देखोगे कि भाई कौन सा काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तीसरे नंबर पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे फिर काम हो रहा होता है, ठीक है। जुमले में जिस पर काम, हम देखेंगे कि क्या काम हो रहा है और उस काम से कौन मुतासिर हो रहा है, किस पर काम किया जा रहा है। जिस पर काम किया जा रहा हो उसको फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द वन बीइंग अफेक्टेड बाय द वर्ब, ठीक है, तो उस पर काम हो रहा होता है, तो हम लोग ग्रामर में उसको फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये 5 जुमले हैं। बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, बावर्ची खाना पकाता है, धोबी कपड़े धोता है, हम बाज़ार जाते हैं, वो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इनमें आइडेंटिफिकेशन, पहचान बहुत ज़रूरी है ना। पहले तो आपको ये पता चल जाए कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद ग्रामर में उसको कैसे लिखा जाएगा वो तो बात की बात है। पहले तो होता है कि आपको पता चल जाए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का। तो ये जुमले हैं, एक एक करके हम इनको देखते हैं, पहचान करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है इनमें। तो पहले अगर आप वर्ब को ढूंढो तो आसान हो जाएगा ज़्यादा। पहले जुमले में वर्ब और किसे कहते हैं, वर्ब कहते हैं काम को, काम या हालत को। पहला जुमला है बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखें, 4 अल्फाज हैं, बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखें काम क्या है, क्या बच्चे काम है, क्या अंग्रेज़ी काम है, या पढ़ते काम है, या है काम है। आप यहाँ पर अगर छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो वो पास करके अपनी तरफ से गैस भी कर सकते हैं, फिर जो है वीडियो चला भी सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो पढ़ना जो है वो काम है, ठीक है। तो पढ़ना हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। हम लोग वी लिख देते हैं इस पर, ठीक है। ये जाएगा कैसे, अच्छा। और उसके बाद अब ये देखेंगे कि ये पढ़ने का काम कर कौन रहा है। तो पढ़ने का काम बच्चे कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, द वन हू डज द वर्क, जो काम करे उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट हुए, ऐसे लिख देते हैं। फिर से आते हैं वर्ब की तरफ, पढ़ना। भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेज़ी पर काम हो रहा है, तो अंग्रेज़ी क्या हुई, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये 3 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले जुमले में हो गए, ठीक है। दूसरा जुमला है बावर्ची खाना पकाता है। फिर से हम पहले वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब यानी कि काम या हालत। तो काम क्या है, पकाना। ये जो पकाना है, पकाता, ये हमारा वर्ब है, काम है, ठीक है। ये इस पर मैं वी लगा देता हूँ। और ये पकाने का काम कौन कर रहा है, बावर्ची कर रहा है। तो जो काम करे उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर से वर्ब की तरफ आते हैं, पकाना, क्या पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, जिस पर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं, धोबी कपड़े धोता है। फिर से पहले हम क्या ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, काम। तो इसमें काम क्या है, धोता, धोना जो है वो एक काम है, ठीक है। तो ये है वर्ब, काम। अब ये देखेंगे कि धोने का काम कौन कर रहा है, धोने का काम धोबी कर रहा है। तो जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, एस लगा दिया। और फिर आते हैं वर्ब की तरफ, धोने का काम, क्या धोए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं, तो कपड़े हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आसान से जुमले हैं, क्योंकि जाहिर है पहला लेक्चर है तो सिंपल से ही शुरू होगा। जब मुश्किल जुमले आएंगे तो उसमें इनको ढूंढने में आपको दुश्वारी भी आएगी, जाहिर सी बात है। फिर हम बाज़ार जाते हैं, तो जाना वर्ब है, ये जाने का काम कौन कर रहा है, हम। तो हम सब्जेक्ट हुए, कहाँ जा रहे हैं, बाज़ार, जिस बाज़ार पे काम हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट जुमला, वो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, काम क्या है, पकड़ना। पकड़ना वर्ब है, काम है, ये पकड़ने का काम कौन कर रहा है, वो पकड़ रहे हैं, तो ये हुए सब्जेक्ट। और किन को पकड़ा जा रहा है, मछलियों को पकड़ा जा रहा है, मछली हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं।
दो और चीज़ें मैं इजाफी आपको बता देता हूँ आज। वैसे उसके बाद फिर अगले लेक्चर में मेरी यही कोशिश होगी कि नाउन या प्रोनाउन आपको इन डिटेल पढ़ा दूँ। तो अभी मैं आपको ये बता दूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि मैंने कहे थे, ये जो शुरू में हमने बात की थी कि पहले पेज पर चलते हैं कि 12 टेंसेस, एक्टिव वॉइस के 8 टेंसेस, पैसिव वॉइस के फिर 3 बी फॉर्म्स, और चौथे नंबर पे था पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच था। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो उनमें से ये दो मैं सरसरी तौर पर आज बता देता हूँ, वैसे इनको इन डिटेल हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो है वो है नाउन, जिसको उर्दू में हम लोग इसम कहते हैं। और नाउन किसे कहते हैं? दुनिया में कोई भी शख्स हो, कोई भी जगह हो, कोई भी चीज़ हो, या फिर कोई भी आइडिया हो, ठीक है, उन सब को नाउन कहा जाता है। अब शख्स में मिसाल के तौर पर अहमद, अली, सत्तार, गफ़ार, कायद आज़म, इमरान खान, ये जितने भी नाम हैं, इन सब को ग्रामर में हम लोग नाउन कहते हैं, जो भी नाम हो। फिर प्लेसेस, जितनी भी जगह हैं दुनिया में, जितनी भी जगह हैं, उन सब को ग्रामर में नाउन कहा जाता है। जैसे कि कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, डेरा मुराद जमाली, मंगोली, मंजूशोरी, डिंगड़ा, स्कूल, मैदान, मजदूर चौक। तो ये जितनी भी जगह हैं, उनके जो नाम हैं, उनको भी हम लोग ग्रामर में नाउन कहते हैं। फिर है चीज़ें, दुनिया में जितनी भी चीज़ है, पेन है, नाउन है, निब है, नाउन है, स्याही, नाउन है, दरवाज़ा, नाउन है, खिड़की, नाउन है, दीवार, नाउन है, सीमेंट, नाउन है, रेत, ईंट, नाउन। जितनी भी चाहे चीज़ें हो, कप हो, गिलास हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, बटन हो, ठीक है, बिजली की तार हो, वॉल क्लॉक हो जिसे हम घड़ियाल कहते हैं, टीवी हो, फिर उसका तार हो, जो भी मुझे अभी अपने सराउंडिंग में नज़र आ रहे हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ, गिलास हो, जग हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ से मुराद खाने की हो, तो ये बकाया भी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को भी नाउन कहा जाता है। और फिर आइडियाज़ जो हैं, ठीक है, उसको भी वो भी नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर खुशी, गम, अमन, मोहब्बत, नफ़रत, भरोसा, खौफ, मेहरबानी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ही मैं बता देता हूँ, जैसे कि जॉय है, सारो है, पीस है, लव, हेट, ट्रस्ट, इविल, फेयर, काइंडनेस। तो ये और भी बहुत से हज़ारों लाखों हैं। तो इन सब तमाम आइडियाज़ को भी नाउन कहा जाता है। बहरहाल इनको डिटेल में हम लोग या इसकी किस्मों के हिसाब से हम लोग इनको बाद में पढ़ेंगे, सही है। उसके बाद आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को भी अगर आप देखें तो ये दो अल्फाजों से मिलकर बना है। एक वही नाउन ऊपर वाला है, इसकी स्पेलिंग भी अगर आप देख लें उसी की तरह है, और दूसरा है इसके साथ प्रो, ठीक है। तो नाउन कहते हैं इसम को, और ये जो प्रो है, प्रो का मतलब है की जगह पर, यहीं पर लिखने की ट्राई करता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसम की जगह पर। तो ये चंद अल्फाज हैं, ज़्यादा भी नहीं है। तो ये वो चंद एक अल्फाज हैं जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, हम उनकी जगह पर हमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद एक अल्फाज, इनको फिर प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसम हम पढ़ चुके हैं, उनकी जगह पर किसको भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे चंद एक अल्फाज को, तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ अहमद अली डेरा मुराद जमाली में पैदा हुआ, ठीक है, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम शहीद सुहेल असलम रेलवे कॉलोनी, उसका पुराना नाम है, से हासिल की। अब यहाँ पे मैंने उन्हों लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया? वो जो मैंने पहले नाम लिया अहमद। तो अहमद की जगह पर नाम इस्तेमाल हो रहा है उन्हों, तो ये उन्हों क्या हुआ, इसम की जगह पर जो भी इस्तेमाल हुआ होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा, ये प्रोनाउन है। इसकी किस्में हैं फिर प्रोनाउन की,
ठीक है। प्रोनाउन की बहुत सारी किस्में हैं, जो सबसे मेन किस्म है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन इनको कहा जाता है क्योंकि ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। और वो कौन से हैं? ये जो नीचे लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, तो इनको साथ है, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है। तो मेरी आप तमाम तालिब इल्मों से गुजारिश है, जिस किसी ने भी ये सुना है एक दो बार देख लेना, अपनी तरफ से कुछ जुमले बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेशंस ये चार जिस किसी ने भी याद करनी है तो वो बेशक याद करे। याद करने की वैसे ज़रूरत अगर नहीं भी है, बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए, याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। और फिर अपनी तरफ से नाउन्स, पर्सन के लिए 5 अलग, प्लेस के लिए 5 अलग, थिंग के लिए 5 अलग, आइडिया के लिए 5 अलग से अपनी रफ़ कॉपी पर अपनी तरफ से सोच कर वो लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रोनाउंस याद कर लें। इंशाल्लाह इसी सिलसिले को मैं जारी रखूँगा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।